सिया अपनी 3 बेटियों और पति के साथ रहती थी। सिया का पति रमेश जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। उनके दिन गरीबी में कट रहे थे। आज तो मैं पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा लकड़ियां काटूंगा। रमेश अपनी पूरी जी जान से लकड़ियां काटने में मेहनत कर रहा था। उसने बाकी दिनों के मुकाबले आज थोड़ी ज्यादा लकड़ी काटी थी। आज तो मैं अपने बच्चे और बीवी को अच्छा खाना खिलाऊंगा। अब जल्दी से इन्हें बाजार में बेचकर आता हूँ। रमेश ने अपनी पूरी ताकत से लकड़ियों को उठाया, लेकिन उनका वजन इतना ज्यादा था कि रमेश ही अपनी कमर पकड़कर गिर गया। आह, आह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी कमर। रमेश का घर वहीं पास में था। अपने पति की दर्द भरी चीखें सुनकर सिया वहां पर दौड़ती हुई चली आई और जल्दी से रमेश को डॉक्टर के पास लेकर पहुंच गई। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पति को? देखिए, ज्यादा वजन उठाने की वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है। अब ये ऐसा कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपको इन्हें बस आराम करवाना होगा। इन्हें ले जाइए और आराम करवाइए। सिया टूटे हुए मन से अपने पति को अस्पताल से लेकर आ गई। रमेश अब अपाहिज हो चुका था और चलना फिरना काम करना इसके बस की नहीं थी। सिया, अब घर का खर्च, बच्चों की फीस, सब कुछ कैसे होगा? सब हो जाएगा जी, बस आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करूं? आज घर में 5 किलो चावल है, कल तो ये भी नहीं रहेगा और हम लोग क्या खाएंगे? आपको बोला ना कि सब हो जाएगा। आप बस आराम कीजिए, अभी 5 किलो चावल है ना। रमेश सिया की बात सुनकर चुप हो गया। सिया माता रानी की अटूट भक्त थी और वो दुनिया के लोगों को कुछ बताने या उनसे कुछ भी मांगने से बेहतर माता रानी को बताना और मांगना बेहतर समझती थी। हे माँ, मेरे पति अपाहिज हैं और अब मेरे बच्चों का सहारा कोई नहीं है। माँ, अब तू ही मुझे सहारा दे, मेरी दुविधाओं को दूर कर दे। सिया माता रानी से मांग ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बेटी आना रो पड़ती है। अरे अरे, आ रही हूँ। आना को भूख लगी है। माँ, मुझे भी भूख लगी है। और मुझे भी। अरे, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अभी रुको, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। सिया ने रोटियां बनाई और सभी को खाना खिलवाया। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। रमेश भी अभी बिस्तर पर ही था। अब सिया के घर में पैसे की किल्लत हो रही थी। पलक और दिव्या के स्कूल की फीस भी जमा करनी है और घर का राशन भी खत्म हो चुका है। हे माँ, मैं क्या करूँ? सिया बहुत ज्यादा परेशान थी और वो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। सिया ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसकी बेटी दिव्या एक बहुत ही सुंदर चमकीली तितली पकड़कर उसके पास लेकर आ गई। अरे दिव्या, ये क्या है? माँ, ये तितली है। आप जानती हो, मैंने इसे पकड़ा है। क्यों पकड़ा है? बस ऐसे ही। नहीं बाबू, ऐसे आजाद चीजों को कैद करना अच्छी बात नहीं है। चलो, जल्दी से इसे छोड़ दो। ओके मम्मा। सिया के एक कहने पर दिव्या ने उसे छोड़ दिया। वो तितली आजाद होकर सिया के इर्द गिर्द घूमने लगी और फिर इंसानी आवाज में बोली, सिया, तुम बहुत अच्छी हो। मैं कोई साधारण तितली नहीं, बल्कि परीलोक से आई हुई एक परी हूँ। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बोलो, मैं क्या मदद करूँ? सिया ने कुछ देर सोचा और फिर उसने तितली को अपने घर की सारी कंडीशन बता दी। मैं समझ गई। तुम एक काम करो, अपने घर के बाहर की जमीन पर किसी भी चीज की खेती करना शुरू कर दो। फिर देखो मैं क्या करती हूँ।
तितली की बात सुनकर सिया खेती करने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसे अपने घर में से एक मटर का दाना मिला। क्या इससे बात बन जाएगी? बिल्कुल। सिया ने अपनी जमीन पर उस मटर के दाने को बो दिया। वो तितली उसके आसपास उड़ने लगी और एक परी वाले मंत्र का जाप करने लगी और अचानक ही उस दाने से मटर का पौधा फूट गया। सिया, अब तुम कुछ ही दिनों में इस खेत को हरा भरा पाओगी। मैं चलती हूँ। तितली उड़ गई। उस दिन के बाद से सिया ने उस खेत का बहुत ज्यादा ख्याल रखा और लगभग 5 दिनों में उसके खेत में मटर की फसल लहराने लगी। अरे वाह, कितनी अच्छी मटर आई है। माँ, इस मटर का पराठा बनाओ ना। पराठा? अच्छा ठीक है। सिया ने पराठा बनाने के लिए थोड़ी सी मटर तोड़ी, लेकिन उसके ऐसा करते ही वहां और मटर उग आए। कमाल है, ये तो मेरा जादुई खेत है। सिया बहुत खुश थी और उसने खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए मटर का पराठा बनाया। कैसा बना है? आप खुद ही खाकर देखो। जादुई मटर का पराठा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। ऐसी चीज तो मैंने आज तक नहीं खाई। सच में मजा ही आ गया। सिया को पराठा खाते खाते एक आइडिया आया। बच्चों, अगर हम अपने यही पराठे बना बना कर लोगों को बेचे तो कैसा रहेगा? बहुत ही बढ़िया। हम तो अमीर हो जाएंगे। मैं भी आपकी मदद करवाऊंगी। फिर क्या था, सिया ने अपना मन पक्का कर लिया और अगले दिन वो अपने घर के बाहर अपनी बेटियों की मदद से छोटा सा पराठे का स्टॉल लगाकर बैठ गई। उसकी बेटी दिव्या मटर को खेत से लाकर छीलने का काम करती थी, तो वहीं पलक अपनी माँ के साथ पराठे बना रही थी। माँ, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। हिम्मत रख बेटा, कोई तो जरूर आएगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई भी नहीं आया। सिया निराश हो गई, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और अगले दिन फिर उसने स्टॉल लगाया, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था और ऐसे ही चलते चलते एक हफ्ता बीत गया। हाँ, अब कल से स्टॉल नहीं लगाएंगे। इतना सारा तेल, गैस और वक्त सब भी कुछ बेकार गया। अब तो राशन भी खत्म हो गया है और तुम्हारे बाबा की दवा भी। हाँ, ना जाने सब कुछ कैसे होगा। सिया ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसके घर के बाहर एक लड़की आई और वहां आकर गिर पड़ी। अरे अरे, कौन हो तुम? क्या हुआ? खाना, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। वो लड़की देखने में बहुत थकी हुई लग रही थी। सिया ने उसे उठाया और अपने घर में ले जाकर उसे मटर का पराठा बनाकर खिलाया। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा। यकीन नहीं होता कि मटर के पराठे में इतना स्वाद हो सकता है। इसके आगे तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल फेल है। क्या आप इन्हें बेचती हो? शुक्रिया। हाँ, मैंने इन्हें बेचना चाहा था, लेकिन कोई ग्राहक आता ही नहीं, तो सोच रही हूँ कि इस काम को बंद कर दूं। ऐसा मत कीजिए, आपके यहाँ बस एक ग्राहक आने की देर है, फिर देखो कि कैसे सब कुछ बदलता है। वो लड़की सिया के अंदर एक नई हिम्मत भरकर चली गई। सिया ने अगले ही दिन पराठों का स्टॉल लगा लिया और कुछ ही देर में वहां ग्राहक आने शुरू हो गए। अरे यही वो जगह है ना जिसके बारे में मशहूर राइटर ने लिखा था। चलो चलो जल्दी पराठे खाने चलते हैं। ग्राहक आते देखकर सिया बहुत खुश हो गई। जी जी, सभी को मिलेगा। पलक बेटा, दिव्या, जल्दी काम पर लग जाओ। अरे बहन, मुझे 3 पराठे दो। देती हूँ। सिया की दुकान पर अब ग्राहक आने लगे थे। दरअसल वो जो लड़की थी जिसकी सिया ने मदद की थी, वो एक बहुत बड़ी राइटर थी। उसे सिया का पराठा इतना अच्छा लगा कि उसने अपनी किताब में उसके बारे में लिख दिया। सिया के दिन बदलने लगे। इसलिए तो कहते हैं ना कि दोस्तों, दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करता है।
ढोल बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से सुमति देवी अपने तीनों बेटों की बारात लेकर बैंकेट हॉल में पहुंचती है और मंडप में महंगा लहंगा पहने हुए बैठी पल्लवी के पास आती है। कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है मेरी पल्लवी बहू। भगवान करे तुझे किसी की नजर न लगे। पंडित जी जल्दी से फेरे शुरू करवाइए ताकि मैं अपनी बहू को जल्दी से अपने घर ले जा सकूं। एक तरफ जहां सुमति देवी अपने होने वाली अमीर बहू को दुल्हन के जोड़े में देखकर बहुत ही खुश होती है, वहीं मंडप में बैठी अपनी बाकी की दोनों काली बहू गीतू और गुंजन को नजरअंदाज कर देती है। जिसके बाद पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुछ ही देर में पूरी विधि विधान से पल्लवी, गीतू और गुंजन की शादी सुमति देवी के तीनों बेटे संजय, मुकेश और राजेश से हो जाती है। मगर विदाई के वक्त बहुत ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर पल्लवी जल्दी से अपने पिता के दहेज में दिए गए महंगी कार में बैठ जाती है। वहीं गीतू और गुंजन बैलगाड़ी में बैठकर बारिश में भीगते हुए ससुराल आती हैं। और जैसे ही वो दोनों ससुराल के दरवाजे पर भीगी हुई आकर खड़ी होती हैं, तो पल्लवी अपनी अमीरी और पैसों का घमंड दिखाते हुए कहती है, मामी जी, क्या आपको मेरे दोनों देवर जी के लिए कहीं और रिश्ता नहीं मिल रहा था, जो आपने इन जैसी दो कौड़ी की काली कलूटी गरीबों को मेरी देवरानी बना दिया? जरा देखिए तो कितना सस्ता सा लहंगा पहना है इन्होंने, और शादी के दिन भी पैरों में एक सैंडल नहीं बल्कि चप्पल है। और तो और इन दोनों के बैलगाड़ी में बैठकर ससुराल आने के कारण हमारी कितनी बेइज्जती हुई होगी। पता नहीं पल्लवी बहू, तेरे इन दोनों देवर ने इन नजर बट्टू में क्या देखा, वरना इनकी औकात नहीं थी मेरे घर की बहू बनने की। खुद को अपनी अमीर घमंडी जेठानी के आगे बेइज्जत होता देखकर गीतू और गुंजन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर वो चुपचाप खड़ी होकर अपनी सास और जेठानी के तानों को सुन लेती हैं। तभी सुमित कहता है, बस बहुत हो गया माँ। गुंजन और नीतू हमारी पत्नियां हैं, आप उनकी इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकती। अरे बेइज्जती तो हमारी हुई है और इस घर खानदान की। वो तो पल्लवी के पिताजी ने उतना महंगा बैंकेट हॉल बुक किया था, उन दोनों के गरीब बाप ने शादी में एक अठन्नी भी खर्चा नहीं किया, और तो और विदाई के समय दहेज न देना पड़े, इसीलिए कैसे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ जी, हमारे बाबू जेठानी जी के पिताजी की तरह अमीर पैसे वाले नहीं। आपको जो कुछ कहना है हमें कहिए, हमारे पिता को नहीं। मुझे तुम जैसी गरीबों के मुंह नहीं लगना। सुमति अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करके अपनी दोनों गरीब बहुओं को दरवाजे पर ही खड़ा छोड़ देती है, जिसके बाद दोनों के पति अंदर आकर अपनी पत्नियों का गृह प्रवेश कराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह गीतू और गुंजन जल्दी उठकर ससुराल की पूरी साफ सफाई करके पहली रसोई में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। माँ जी, जेठानी जी, खाना लग गया है, आ जाइए। फिर सभी साथ बैठकर खाना शुरू करते हैं। मगर जैसे ही पल्लवी अपने दोनों गरीब देवरानी को डाइनिंग टेबल पर बैठता देखती है, तो फिर से उनकी गरीबी पर ताना मारती है। वैसे मेरी ब्लैक टी देवरानियों, डाइनिंग टेबल पर बैठकर तुम दोनों पहली बार खाना खा रही होगी ना, क्योंकि गरीब लोगों को तो जमीन पर बैठकर खाने की गंदी आदत जो होती है। हाँ जेठानी जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम जैसे गरीब लोगों के लिए महंगे शौक की आदत नहीं होती।
क्योंकि हम जमीन पर बैठकर भी खुशी से खाते हैं। गीतू की बात सुनकर पल्लवी चुप हो जाती है। इसी तरह समय बीतता जाता है। इसीलिए पल्लवी अमीर और हाई क्लास घर परिवार से आई होती है, तभी वो कोई भी काम नहीं करती। वहीं गीतू और गुंजन सारा दिन काम करती। अब मॉनसून का महीना शुरू हो जाता है और उस दिन बहुत ही जोरों की बारिश होती है। बारिश होता देखकर पल्लवी बहुत खुश होती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी देखिए ना, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है और ये ससुराल में मेरी पहली बारिश है। मुझे ना इस बारिश को देखकर मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाने का मन कर रहा है। मेरी प्यारी बहू, बस इतनी सी बात है, अभी तेरे लिए बर्गर मंगवाती हूँ। गीतू बहू, अरे ओ गुंजन बहू, अरे कहाँ मर गई मेरी गरीब बहू। सास की आवाज सुनकर गीतू और गुंजन भागी भागी बाहर आती हैं। जी माँ जी, बुलाया? पल्लवी बहू को मैकडॉनल्ड के बर्गर खाने का मन है। ये ले पैसे और बारिश बंद होने से पहले जाकर जल्दी बर्गर लेकर आ। मगर माँ जी, बाहर तो इतनी जोरों की बारिश हो रही है, मैकडॉनल्ड्स तो यहाँ से बहुत दूर है। अरे तुम जैसी काली कलुटी कब से ऐसी बारिश से डरने लगी? और वैसे भी अगर तुम दोनों पर बिजली भी गिर गई तो कुछ नहीं होगा। फ्यूज बल्ब अभी हो और तब भी रहोगी। अपनी अमीर घमंडी जेठानी की फरमाइश के लिए बेचारी दोनों गरीब देवरानी बारिश में भीगते हुए पैदल पैदल मैकडॉनल्ड आती हैं और बर्गर लेकर घर आने लगती हैं। तभी वो ठेले वाले को गर्मा गर्म पकौड़े बनाता देखती हैं। गुंजन, वो देखो गर्मा गर्म पकौड़े, चलो ना खाती है पकौड़े। खाने का मजा तो इन्हें बरसात में ही आता है। मगर गीतू, अगर पकौड़े खाने में हमें लेट हो गया और ये बर्गर ठंडा हो गया तो जेठानी जी सारा घर सर पर उठा लेंगी। एक काम करते हैं, ये थोड़े से पकौड़े पैक करवा लेते हैं, घर पर जाकर खाएंगे। फिर दोनों बहुएं जल्दी जल्दी घर आती हैं, जहाँ पल्लवी मजे से बर्गर खाने लगती है। मगर गीतू के हाथों में पकौड़े देखकर पल्लवी कहती है, क्यों मेरी गरीब देवरानियों, उस पॉलिथीन में क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं जेठानी जी, इसमें थोड़ी सी पकौड़ी हैं बस। देख लीजिए सासू जी, बिना आपसे पूछे ये दोनों महारानियां अपनी मनमर्जी से पकौड़े ले आई। पता नहीं ऐसे और कितनी घपलेबाजी करती होंगी ये। अपनी अमीर बहू के भड़कावे में आकर सुमति पकौड़े छीन लेती है। लाओ ये पकौड़े और जाकर हमारे लिए बढ़िया स्पेशल चाय बनाकर लाओ। वो भी मलाई मार के। अब खड़ी क्या हो, चलो फोटो यहाँ से, चाय पत्ती जैसी शक्ल की। पल्लवी दोनों को चिढ़ाकर बहुत खुश होती है और पल्लवी अपनी सास के साथ सारा दिन बैठी बैठी अपनी गरीब देवरानियों को कभी चाय, पकौड़े, समोसे बनाने की फरमाइश देकर उन्हें खूब तंग करती है और घंटों तक छत पर बारिश में नहाकर पूरे घर को गीला और गंदा कर देती है। चीयर अप पल्लवी, कितना मजा आ रहा है अपनी गरीब देवरानियों का काम बढ़ाकर। ये ससुराल की पहली बारिश तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। आहा! इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ पल्लवी प्रेग्नेंट हो जाती है। सासू जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनकर सुमति बहुत खुश होती है और पल्लवी को पकड़कर झूमने लगती है। तभी पल्लवी चिढ़कर कहती है, मम्मी जी छोड़िए मुझे, पागल हो गई हैं क्या? हद होती है गवार बने की। माफ कर दे बहू, वो मैं ज्यादा खुश थी इसीलिए। उस दिन पहली बार सुमति को अपनी बहू पल्लवी का मिजाज बहुत खटकता है। अब हर दिन पल्लवी बारिश में कभी पिज्जा मंगा कर खाती तो कभी कुछ और, यहाँ तक कि अपनी सास सुमति को भी अपने करीब नहीं आने देती। फिर एक दिन पल्लवी बारिश के साथ ओले गिरते देखकर नहाने के लिए टेरेस पर जा रही होती है।
तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। माँ, मेरा बच्चा। जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? गुंजन, जल्दी आओ, जेठानी जी सीढ़ी से गिर गई हैं। उस वक्त घर पर कोई भी नहीं होता और गीतू और गुंजन को गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, जिसके बाद गुंजन जल्दी से भागकर जाती है। सड़क पर टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उसके पैरों में चुभ जाता है। इसके बाद भी वो बारिश में भीगते हुए ऑटो वाले को बुलाकर लाती है। थोड़ी ही देर में सभी अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पल्लवी का ट्रीटमेंट होता है और पल्लवी रोते हुए डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? जी, फिलहाल तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, मगर अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाते। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। थैंक यू मुझे नहीं, बल्कि आप इन दोनों को कहिए जो आपको सही समय पर यहाँ ले आई। अपनी दोनों गरीब देवरानियों के किए गए एहसान के बदले में पल्लवी अपने किए पर पछताते हुए उनसे माफी मांगती है। गीतू, गुंजन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे रंग का मजाक बनाया और तुम्हारी गरीबी का भी, मगर तुम दोनों ने आज मेरे बच्चे को बचा लिया। जेठानी जी, जो हो गया उसे जाने दीजिए, आप ठीक हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है। उस दिन के बाद से पल्लवी पैसों का घमंड करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने दोनों गरीब देवरानियों को भी दिल से अपना लेती है।